जब आप बार बार थेरेपी ट्राई करते हो और रिजल्ट स्लो हो, वो फीलिंग्स बहुत थकाने वाली होती है। मैं समझता हूँ एबीए कंफ्यूजिंग लग सकता है, रूल्स, रिपोर्ट्स, पर असल में इसका मकसद आपके बच्चे की लाइफ सिंपल और सेफ बनाना है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एबीए क्या है, क्या एविडेंस कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप घर पर एबीए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कुछ सवाल जो आप थेरेपिस्ट से जरूर पूछिए ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ये प्रैक्टिकल टिप्स आपकी थेरेपी में एक नया बदलाव ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम एबीए के बारे में प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एबीए क्या है? एबीए मीन्स अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके और फिर सिस्टमेटिकली टीच किया जाता है ताकि बच्चा नए स्किल सीखे, जैसे बोलना, खाना, स्कूल टास्क और हार्मफुल बिहेवियर कम हो। इसका फंडा रिइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड और डेटा कलेक्शन पर बेस्ड होता है। हर स्टेप मेजर होता है, फिर एडजस्ट करते हैं। एबीए की स्टेप पहले ऑब्जर्व करो, फिर मेजर, फिर टीच और फिर रीइंफोर्स। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक टीचर है जिसका नाम नेहा मैम है। उनकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम रोहन है। अब रोहन को स्कूल में कुछ चीज़ें करने में दिक्कत होती है, जैसे बैठकर काम करना या गुड मॉर्निंग बोलना। नेहा मैम चाहती है कि रोहन ये स्किल्स धीरे धीरे सीखे बिना स्ट्रेस के। तो नेहा मैम एक सिंपल ट्रिक यूज करती है, एबीए यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसका मतलब होता है बिहेवियर को समझकर स्टेप बाय स्टेप सिखाना। एबीए में टीचर या थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कौन सी सिचुएशन में वो बिहेवियर आता है। फिर थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन से बिहेवियर यूजफुल है जो बढ़ाने हैं और कौन से बिहेवियर हार्मफुल या कंफ्यूजिंग है जो कम करने हैं। हर बार जब रोहन अच्छा काम करता है, जैसे गुड आई कांटेक्ट या थैंक यू बोलता है, तो नेहा मैम उसको रिवॉर्ड देते हैं। कभी स्माइल, कभी क्लैप, कभी स्टिकर। उससे रोहन समझता है और जब मैं ऐसा करता हूँ तो सब खुश होते हैं। धीरे धीरे वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होते जाता है, जिससे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब रोहन गलती करता है, जैसे चिल्लाता है या काम से भागता है, तो मैम शांति से सिचुएशन को हैंडल करती है बिना डांट के। वो समझने की कोशिश करती है कि क्यों रोहन ऐसा कर रहा है, क्या वो टायर्ड है या कंफ्यूज है या कुछ कह नहीं पा रहा। यानी एबीए में क्यों समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या समझना। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस रोज होती है तो रोहन नए स्किल्स सीखता है, खुद खाना खाता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है। और सबसे अच्छी बात, जब पेरेंट्स भी घर पे ये सेम पॉजिटिव स्टाइल में फॉलो करते हैं तो लर्निंग और फास्ट होती है। तो सीधा मतलब एबीए एक तरीका है बिहेवियर और स्किल्स सिखाने का, जिसमें बच्चे को पलिश नहीं, समझाकर और इनकरेज करके टीच किया जाता है। ये एक लर्निंग सिस्टम है जहाँ थेरेपिस्ट और पेरेंट्स मिलकर बच्चे के लिए सेफ, स्ट्रक्चर्ड और फन एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि एबीए क्या है, पर अभी भी एक सवाल है, एबीए को घर पर अप्लाई किया जा सकता है क्या? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल एबीए को घर पे अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे करना है। एबीए स्टाइल टेक्निक्स घर पे सेफली और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ये टिप्स थेरेपिस्ट के प्लान के साथ में मिलकर काम करते हैं। पहले थेरेपिस्ट से प्लान लो, फिर इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, क्लियर प्लान और गोल्स लेना है, यानी असेसमेंट। सबसे पहले थेरेपिस्ट से लिखित में ट्रीटमेंट प्लान और 2-3 छोटे मेजरेबल गोल लेना है। एग्जाम्पल, 2 हफ्तों में 5 टाइम्स आई कॉन्टेक्ट फॉर 3 सेकेंड या रिक्वेस्टिंग फॉर स्नैक यूजिंग वर्ड चूज 3 टाइम्स। ये स्कूल का सिलेबस जैसा होता है, बिना प्लान के प्रैक्टिस रैंडम हो जाता है। स्टेप नंबर 2, घर को सेट करो। सिंपल एनवायरनमेंट रखना है। थेरेपी टाइम के लिए एक छोटा क्वाइट स्पेस चुन लीजिए। टॉय लिमिटेड रखना है, 2-3 फेवरेट आइटम्स, ताकि बच्चे को फोकस बना रहे। टीवी और मोबाइल ऑफ रखिए। सिंपल रूम इक्वल टू बेटर अटेंशन। स्टेप नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम तैयार करो। जो बच्चा पसंद करे, आइडेंटिफाई 2-3 स्मॉल रिवॉर्ड्स, जैसे स्टिकर, 30 सेकेंड बबल प्ले, एक छोटा बिस्किट। रिवॉर्ड इमीडिएट होना चाहिए, जैसे बच्चा करेक्ट अटेम्प्ट करे, तुरंत कॉम्प्लीमेंट या स्टिकर दे दो। इमीडिएट रिवॉर्ड से लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेप नंबर 4, 1 स्किल एट अ टाइम। छोटा स्टेप अप्रोच, एक बार में सिर्फ एक स्किल चूज करो। एग्जाम्पल, अगर गोल है रिक्वेस्ट चूज, तो पहले रीच फॉर कप टारगेट करो, फिर पॉइंट, फिर सेट चूज। ये छोटे स्टेप्स से चेनिंग होती है।
जैसे केक की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, पहले पहला स्टेप आता है फिर दूसरा, बिल्कुल वैसे ही। स्टेप नंबर 5, प्रॉम्प्ट का सही इस्तेमाल। शुरुआत में ज़्यादा मदद फिर कम करो। प्रॉम्प्ट मतलब मदद देना, पहले हैंड ओवर हैंड या मॉडल दिखाना। जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गिव मी बोले तो आप उसका हाथ पकड़कर जेंटली गाइड कर सकते हैं, या पहले वर्ड बोलकर एग्जांपल दो। इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे प्रॉम्प्ट फेड करना है, यानी मदद कम करना है ताकि बच्चा खुद से कर सके। स्टेप नंबर 6, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यूज करो। कॉम्प्लीमेंट प्लस टेंजाइल रिवॉर्ड्स। जब बच्चा करेक्ट अटेम्प्ट करे तुरंत कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ग्रेट, गुड जॉब, प्लस रिवॉर्ड अगर प्लान में हो। प्रेज स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत अच्छा तुमने जूस कहा। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट बताता है कि क्या करेक्ट हुआ है। स्टेप नंबर 7, सिंपल डेटा रिकॉर्ड रखिए। एक नोटबुक या टिक चार्ट। हर सेशन में सिंपल रिकॉर्ड रखो, डेट, गोल, अटेम्प्ट, सक्सेसेस। एग्जांपल जैसे रिक्वेस्ट जूस का गोल लिया था जिसमें 10 में से 5 टाइम्स अटेम्प्ट सही था, यानी 50% सही हुआ। टिक चार्ट भी चल जाता है। डेटा से थेरेपिस्ट और आपको पता चलेगा कि कैसे क्या रिजल्ट आ रहा है, कितनी प्रोग्रेस है। स्टेप नंबर 8, शॉर्ट सेशन ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। लॉन्ग बोरिंग सेशन की जगह 5 से 10 मिनट के शॉर्ट सेशन रोज डेली 3 से 4 बार करें। इससे बच्चे थकते नहीं और अटेंशन बना रहता है। शॉर्ट प्लस फ्रिक्वेंट इक्वल टू बेटर लर्निंग। स्टेप नंबर 9, मेक इट नेचुरल। डेली रूटीन में प्रैक्टिस करो। जो स्किल्स क्लिनिक में सीखते हो उसे घर के रूटीन में यूज करो। मील टाइम, ड्रेसिंग, बाथ टाइम। एग्जाम्पल, अगर टारगेट रिक्वेस्ट वाटर है तो पहले बॉटल पास करते टाइम इनकरेज करो, बोलो सेव वाटर। इससे स्किल्स जनरलाइज होती है, क्लिनिक से बाहर भी काम करती है। स्टेप नंबर 10, जर्नलाइजेशन। अलग जगहों और लोगों पे ट्राई करो। एक ही रूम में सक्सेसफुल होना काफी नहीं है। ट्राई डिफरेंट रूम्स, डिफरेंट पीपल, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डिफरेंट टाइम्स। अगर बच्चा स्कूल में भी कर पाए तब स्किल्स पक्की हो गई है, ऐसा माना जाता है। स्टेप नंबर 11, पेरेंट ट्रेनिंग। थेरेपिस्ट से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थेरेपिस्ट से पूछिए, मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाइए, मैं रिकॉर्ड करूं, आप फीडबैक दीजिए। आप घर पे आपका घर पे सिखाना प्रोग्रेस को स्पीड अप कर देता है। टीम वर्क इज की। स्टेप नंबर 12, नो पनिशमेंट, नो एवर्स्यूज, सेफ प्रैक्टिस ओनली। कभी भी डांटना, फिजिकल पनिशमेंट या एवर्स्यू टेक्निक मत यूज कीजिए। अगर थेरेपिस्ट ऐसी मेथड्स यूज करते हैं तो तुरंत सेकेंड ओपिनियन लीजिए। लर्निंग रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। स्टेप नंबर 13, ट्रबल शूटिंग। अगर कुछ नहीं चल रहा है, अगर 4 से 6 वीक में कोई प्रोग्रेस नजर ना आए, डेटा थेरेपिस्ट के साथ शेयर करो। गोल्स एडजस्ट करने को कहो, छोटे स्टेप्स बनाओ। सेकेंड ओपिनियन लो अगर फिर से अप्रोच फेल हो गए तो। थेरेपिस्ट के बदलाव और पेरेंट कोचिंग से बहुत फर्क पड़ सकता है। स्टेप नंबर 14, सेलिब्रेट स्मॉल विंस एंड प्रोटेक्ट बॉन्डिंग टाइम। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। एक छोटा क्लेप, स्टिकर या फेवरेट हग पर ध्यान रहे। थेरेपी टाइम और बॉन्डिंग टाइम अलग होना चाहिए। फ्री प्ले और कडल टाइम अलग रखो। स्टेप नंबर 15, व्हेन टू कॉल थेरेपिस्ट और सीक हेल्प। अगर बिहेवियर डेंजरस हो, सेल्फ हार्म, सीवियर एग्रेशन या प्रोग्रेस बिल्कुल ना हो, तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लो। यहीं पर हमारा एबीए का होम प्लान कंप्लीट होता है और मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आप थेरेपिस्ट से जरूर पूछिए। सारे क्वेश्चंस रिक्वेस्ट फॉर्म में ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं, यानी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि मेरे बच्चे की अभी कौन सी स्किल्स पर काम किया जा रहा है, कौन से गोल्स हैं और कौन से स्टेप्स पर अभी है। जैसे स्कूल में सिलेबस होता है वैसे ही थेरेपी में प्लान होता है। इससे आपको समझ आएगा कि थेरेपी में क्या हो रहा है और किस स्किल्स पर काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे घर पर क्या और कैसे करना है, वो सिखा सकते हैं, यानी मैं घर पे अपने बच्चे के साथ में क्या प्रैक्टिस करूं और कैसे करूं, ये आप मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। क्योंकि अगर आप भी घर पे वही तरीका यूज करो जो थेरेपिस्ट यूज करते हैं तो बच्चा फास्ट सीखेगा। थेरेपी सिर्फ सेंटर में नहीं, घर में भी रिपीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेशन का फॉर्मेट कैसा है, टेबल बेस्ड, प्ले बेस्ड या ग्रुप, यानी मेरे बच्चे के सेशंस किस स्टाइल में हो रहे हैं और मुझे घर पे कैसे करवाना है। टेबल पे बैठ के काम करवाना है जैसे स्कूल में होता है, या खेल खेल में सिखाया जाए, प्ले बेस्ड, या फिर ग्रुप में दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि कभी कभी एक्टिविटीज के हिसाब से भी फॉर्मेट बदलना पड़ता है। जैसे स्पेसिफिक स्किल्स टारगेट कर सकते हैं, जैसे ज्यादातर सोशल स्किल्स ग्रुप फॉर्मेट में होती है, और भी फॉर्मेट बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा कैसे रिकॉर्ड करें।
यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम घर पे डेटा कैसे रिकॉर्ड करें? जैसे स्कूल में टीचर मार्क्स देती है, वैसे थेरेपी में डेटा लिखा जाता है। जैसे कितनी बार बच्चे ने स्किल सही की, कितनी बार हेल्प लगी। आप थेरेपी करवाते रहते हो और एग्जैक्ट क्या चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है या बच्चा वही अटका हुआ है, नहीं पता चलता है। पर इसके लिए डेटा रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। डेटा से थेरेपिस्ट और पेरेंट्स दोनों समझ पाते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है या प्लान चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नलाइजेशन प्लान बता दीजिए। यानी अब मेरा बच्चा थेरेपी में सीख ले, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि उसे घर पे, पार्क में या स्कूल में कैसे करवाना है? क्योंकि स्किल्स कभी पक्की नहीं होती है जब तक कि उसका जर्नलाइजेशन नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नलाइजेशन प्लान बता दीजिए। यानी जब मेरा बच्चा थेरेपी में सीख ले, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि घर पे, पार्क में या स्कूल में कैसे करवाना है? क्योंकि स्किल्स तभी पक्की होती है जब बच्चा उसे अलग अलग जगह यूज कर पाए, सिर्फ थेरेपी रूम में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या मैं सेशन ऑब्जर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? यानी क्या मैं वीक में 1-2 सेशन ऑब्जर्व कर सकता हूँ या सकती हूँ, ताकि मुझे समझ आए कि एग्जैक्टली कैसे थेरेपी होती है और मैं घर पे सेम तरीके से रिपीट कर पाऊँ। ऑब्जर्व करने से ट्रस्ट भी बनता है और लर्निंग स्टाइल समझ में आता है। ये सिंपल सवाल पूछना आपका हक है। जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर से प्रोग्रेस पूछते हैं, वैसे ही थेरेपी में पूछना नॉर्मल है। थेरेपिस्ट और पेरेंट्स दोनों मिलकर जब एक टीम बनाते हैं, तभी बच्चा सबसे फास्ट ग्रो करता है। यही सारे क्वेश्चंस आप रिक्वेस्ट फॉर्म में अपने थेरेपिस्ट से पूछिए, लेकिन थेरेपी शुरू करना एक बड़ी चॉइस होती है। ज़्यादा केसेस में सब ठीक चल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हमें रुक कर सोचना पड़ता है। ये कुछ क्लियर रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी दिखे, तो तुरंत पॉज करके थेरेपिस्ट से बात करें, डेटा दिखाए और ज़रूरत पड़े तो सेकेंड ओपिनियन ले। तो चलिए एक एक करके ये रेड फ्लैग्स देखते हैं। फर्स्ट, थेरेपिस्ट पेरेंट ट्रेनिंग देने से मना कर दे। थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपको घर पे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं, या पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पर ही स्किल्स जनरलाइज होते हैं, इसलिए फॉर्मली पेरेंट ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करना है। अगर नहीं मिले तो दूसरा सेंटर या थेरेपिस्ट कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड, कोई लिखित प्लान या मेजरेबल गोल्स ना मिले। थेरेपी बिना रिटन प्लान या गोल्स के चल रही है, तो बिना प्लान के प्रोग्रेस चेक करना मुश्किल होता है। रैंडम वर्क रिजल्ट नहीं देते। रिटन प्लान और 2-3 शॉर्ट मेजरेबल गोल्स मांगे, नहीं मिले तो पॉज और क्लेरिफाई करें। थर्ड, डेटा या प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिल रहे। थेरेपिस्ट डेटा मेंटेन नहीं करता या आपको रिपोर्ट्स नहीं दिए जाते। डेटा के बिना पता नहीं चल पाता कि क्या इफेक्टिव है। सिंपल वीकली या मंथली रिपोर्ट मांगे। अगर रिफ्यूज करे, अप्रोच टू वेरीफाई करे या थेरेपिस्ट चेंज करें। फोर्थ, एवर्सिव या पनिटिव मेथड जैसे डांटना, फिजिकल पनिशमेंट यूज करना। अगर थेरेपिस्ट बच्चे को डांटता है, जोर से रोकना या फिजिकल पनिशमेंट यूज करता हो, तो ये हार्मफुल हो सकता है, इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह से। मॉडर्न एबीए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पे बेस्ड होना चाहिए। इमीडिएटली सेशन को रोके और डिमांड रिटर्न पॉलिसी ऑन मेथड्स और सेकेंड ओपिनियन ले। फिफ्थ, थेरेपिस्ट अनरियलिस्टिक गारंटीज। 3 मंथ्स में क्योर जैसे क्लेम्स, थेरेपिस्ट बोल्ड क्लेम करते हैं, जैसे आपका बच्चा इतने महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा या 100% क्योर हो जाएगा। ऑटिज्म में कोई गारंटीड क्योर नहीं होता। रियलिस्टिक गोल्स चाहिए, क्लियर रियलिस्टिक माइलस्टोन मांगे। अगर प्रोमिसेस एग्जाजरेटेड है, सीक सेकेंड ओपिनियन। सिक्स्थ, चाइल्ड विजिबली डिस्ट्रेस्ड, फियरफुल या अवॉइडेंट ड्यूरिंग और आफ्टर सेशन। बच्चा सेशन के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट, फियरफुल या क्लिनिक से दूर रहने लगे। थेरेपी का एनवायरनमेंट सेफ और सपोर्टिव होना चाहिए। अगर बच्चा ड्रेड करे, मेथड्स रिव्यू करना जरूरी है। सेशन ऑब्जर्व करें और परमिशन लेके रिकॉर्ड कर सकते हैं। थेरेपिस्ट से डिस्कस करें और अगर नीडेड हो तो अप्रोच चेंज करें। सेवेंथ, कम्युनिकेशन गैप। थेरेपिस्ट क्वेश्चंस पर क्लियर जवाब ना दे। जब आप बेसिक सवाल पूछते हैं जैसे प्लान, डेटा, मेथड्स, थेरेपिस्ट घुमाकर जवाब दे या अवॉइड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। अनक्लियर आंसर ट्रस्ट तोड़ते हैं। रिटर्न क्लेरिफिकेशन मांगे। अगर फिर भी ढंग से रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर अल्टरनेट थेरेपिस्ट कंसीडर करें। एट्थ, नो जनरलाइजेशन प्लान। स्किल्स सिर्फ क्लिनिक तक लिमिटेड रह जाते हैं। बच्चा क्लिनिक में स्किल्स दिखाता है पर घर या स्कूल में यूज नहीं कर पाता। थेरेपिस्ट के पास जनरलाइजेशन प्लान नहीं है। थेरेपी के गोल यही है कि स्किल्स को हर जगह काम आना चाहिए। स्पेसिफिक जनरलाइजेशन स्टेप्स मांगे होम, स्कूल और कम्युनिटी के लिए। अगर नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट कीजिए। यही हमारे जरूरी रेड फ्लैग्स
समझे? अगर ये रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं तो पैनिक मत कीजिए, आपका एक्शन ही आपके बच्चे की सेफ्टी और प्रोग्रेस को इंश्योर करता है। एक छोटी सी बात, थेरेपी एक रेस नहीं, डेली एक छोटा स्टेप है। आज का जो एक एक्शन आप लेंगे, चाहे सिर्फ 5 मिनट का प्रैक्टिस हो, वही कल बड़ी प्रोग्रेस बनेगा। अगर आज आपने कुछ नया ट्राई किया या आपका कोई भी डाउट थोड़ा कम हुआ तो नीचे कमेंट में लिखिए, आज मैं ये ट्राई करूंगा या करूंगी। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो सबसे यूज़फुल आइडियाज़ होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करिए और फ्रेंड्स या पेरेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। और अगर आप रेगुलर सिंपल साइंस बेस्ड टिप्स चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही रिजल्ट लाते हैं। आपके पेशेंस और प्यार से आपका बच्चा रोज नया प्रोग्रेस करेगा और आप उसके सबसे बड़े कोच हो। अगर आपका बच्चा सिर्फ वर्ड्स पर अटका हुआ है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से समझाया। तो पेरेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक छोटा स्टेप लीजिए और कमेंट करके बताइए।